चैट विद सुरेंद्र वत्स की छठी एनिवर्सरी हम 5,000 लोगों के साथ पटना में आयोजित कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग का महाकुंभ, जिसमें आप उन सब लोगों से मिलते हैं जिनको आज तक आपने इंटरव्यू के माध्यम से सिर्फ मोबाइल पे देखा है। अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ज़्यादा लंबे समय तक रजिस्ट्रेशन खुला रहने वाला नहीं है। जल्दी निर्णय लीजिए और इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उत्साह के लिए, जोश के लिए, एनर्जी के लिए जानी जाती है और आज हमारे मेहमान बहुत एनर्जेटिक भी हैं, जोशीले भी हैं, यूथ भी हैं और बहुत बड़े विजन के साथ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करें देवानंद यादव जी का। देवानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ आने का अपॉर्चुनिटी दिया सर, उसके लिए। बहुत अच्छे से देवानंद जी आप काम कर रहे हैं। जी सर। मैं स्पीड देखने लायक है, लेकिन शुरुआत तब से करते हैं जब आप बच्चे थे। थैंक यू सर। मैं 2010 के अंदर सर, मतलब फैमिली बैकग्राउंड उतना साउंड नहीं था, तो 2010 जब मैं 10th क्लास में था तो ऐसा लग रहा था ज़िंदगी में कि कुछ बढ़िया हो जाए। मुसीबतें हैं। मेरे पिताजी मिस्त्री का काम किया करते थे कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। तो गर्मी की छुट्टी होती थी 2 महीने की, तो हम भी जाते थे और हम भी लेबर का काम करते थे। उस समय 125 रुपीज़ इन अ डे हमें मिला करता था सर। तो हम 2 महीना काम करते थे, 6-7 हज़ार आ जाता था। गर्मी की छुट्टी ख़त्म करके जब मैं गया तो फिर एक शख्स से मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया सर। उनकी एक बात मुझे मेरे दिल पे घर कर गई कि भाई तुम अमीर बन सकते हो और अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी दे सकते हो सर। तब से अब तक मैं 1 सेकेंड के लिए इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा हूँ और ऊपर वाले के आशीर्वाद से सर सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है सर। आज के समय में कितना टाइम हो गया आपको इंडस्ट्री में? 14 साल हो गए सर। मैं कह सकता हूँ मेरी जवानी इस इंडस्ट्री में ही आई है और यहीं जा रही है सर। 14 सालों में आप कई सारे रोल में रहे हैं इंडस्ट्री में। जी सर। और अभी आपका एक नया रोल है, वो है एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ FDSA, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जी सर। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। आज जो कंपनियां, चूँकि एसोसिएशन का काम रहता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ को एक प्रॉपर गाइडलाइन देना, उनको डिसिप्लिन में रखना और वो सुनिश्चित करती हैं कि कंपनियां सही तरीके से काम कर रही हैं। जी 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 सर। तो जो कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में हैं, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई हैं या पुरानी भी हैं या आना चाहती हैं, उनको आप एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको अगर बड़ी कंपनी बनना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सर 4-5 चीज़ों पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं सर, या मैं कहना चाहूँगा जो नई कंपनी शुरू हो रही हैं या जो आने वाली है या जो ऑलरेडी चल रही है। क्योंकि सर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मतलब लाखों लोगों, करोड़ों लोगों का भविष्य जुड़ा होता है। तो सबसे पहले पॉइंट्स तो मैं कहूँगा सर कि प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के एजुकेशन पर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर कंपनीज आती सर, इस पे उनका फोकस नहीं होता है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है सर, प्लान उनका ऐसा हो, मतलब इसको मैं थोड़ा सा देसी भाषा में कहूँ सर, तो प्रोडक्ट ऐसा हो जो रिजल्ट दे और प्लान ऐसा हो कि काम करने वाले को पैसा आए। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है सर, वो है सर्विस। लोगों को लगता है कि सिर्फ ये प्रोडक्ट बेचने वाली इंडस्ट्री है या पैसा देने वाली, जबकि ये मेनली सर्विस इंडस्ट्री है सर। सर्विस पे कंपनी को ध्यान देना चाहिए। सर्विस के लिए अगर आउटलेट की ज़रूरत है, कोई भी ऐसी चीज़ ज़रूरत पड़ रही है, तो सर्विस पे ध्यान देना चाहिए। सर्विस अगर अच्छी होगी तो कंपनी के प्रति जो लोगों का ट्रस्ट है वो बढ़ेगा और बिज़नेस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। चौथा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा सर, वो है इनोवेशन पे। एक टाइम के बाद ऐसे देखा जाता है सर कि कंपनीज़ इनोवेटिव नहीं हो पाती है, चाहे वो अपने प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर हो या एजुकेशन पर हो गया हो। इनोवेशन पे ज़्यादातर कंपनियां ध्यान नहीं देती सर। अगर हम इनोवेटिव बने तो डेफिनेटली सर हम मार्केट को हमेशा पसंद आते रहेंगे। जैसे लोग एप्पल को पसंद कर रहे हैं, हीरो होंडा को पसंद कर रहे हैं, हमें भी लगातार पसंद करते रहेंगे तो हमारा बिजनेस चलता रहेगा। एक जो सबसे ब्लंडर मिस्टेक सर जो नई कंपनीज करती हैं जी, वो है सर, वो कैलकुलेटिव डिसीजन नहीं लेती हैं। कई ऐसी डिसीजन भावनाओं पे आके या लीडरों की बातों पे आके वो ले लेती हैं, जिससे कंपनी पूरी तरीके से क्रैश हो जाती है।
तो मैं नई कंपनीज को कहना चाहूँगा सर, कुछ भी डिसीजन लें तो कैलकुलेटिव डिसीजन लें, क्योंकि कंपनी अगर टिकी रहेगी तभी लोगों का भविष्य बन पाएगा सर। आपने भी कुछ इमोशन में आके ऐसे डिसीजन लिए हैं? जी सर, शुरुआत में सर एक्चुअली पता नहीं था कि हाउ टू मैनेज कंपनी, हाउ टू रन कंपनी प्रॉपरली। तो कई लोग ऐसे आए जिन्होंने बोला सर कि हमारे लिए आप कुछ ऐसा कर दीजिए, फिर आप देखिए हम क्या करते हैं। फिर मैं बाद में रियलाइज़ किया कि नहीं, ये डिसीजन सही नहीं था, जिससे कंपनी का काफ़ी लॉस हुआ, और कंपनी का लॉस मतलब हमारे लोगों का अल्टीमेटली लॉस हुआ। तो फिर मैं सजग हो गया सर, और अब मैं कैलकुलेटिव डिसीजन ही लेने पर विश्वास करता हूँ सर। मेरा भी ये मानना है देवानंद जी, आप व्यक्तिगत रूप में या एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी आपके अपने कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, उन पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कुछ तो ऐसे होना चाहिए किसी भी कीमत पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो, जी सर, मतलब किसी भी कीमत, मतलब किसी भी कीमत पे। और बहुत बार ये लगता है कि यार इस पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लूँगा तो मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि अगर आपके वो स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स हैं ना, तो आने वाले समय में कुछ लोग उन प्रिंसिपल्स की वजह से ही आपके साथ में जुड़ना चाहेंगे और आपके साथ में काम करना पसंद करेंगे। मेरी ज़िंदगी में कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए कि मैं एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे हमारे यहाँ पे रिकॉग्निशन फंक्शन होते हैं हर जी कंपनी जी में। सर। तो हमारे यहाँ भी अभी रिकॉग्निशन फंक्शन था। एक व्यक्ति को कोई लेवल अचीव करना था और उसने लेवल अचीव कर लिया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये मान के चलिए कि 10 वॉल्यूम से 10 रुपए से मान लो आप, उसका लेवल छूट गया। और वो व्यक्ति अपनी बड़ी टीम 2-3 गाड़ियाँ वाड़ियाँ भर के और पूरा उसमें फंक्शन में पहुंच गया, और एक दिन पहले मालूम चला कि यार इसका तो लेवल छूट गया। अब वो आ गया, सारी चीज़ें हैं। अब मैंने उस व्यक्ति से इवेंट शुरू होने से पहले मैं उनको साथ में एकांत में लेके गया, और उनका नाम एएस चौहान था। तो मैंने कहा कि चौहान साहब, ऐसे ऐसे आपका लेवल छूट गया, मेरे पास में लिस्ट आई है कंपनी से। तो उन्होंने बोले कि सर कैसे हुआ, मैंने तो पूरा क्लोजिंग किया था और ये सब ऐसा वैसा। मैंने कहा पता नहीं कैसे हुआ, और चौहान साहब रिकग्निशन तो मैं नहीं कर पाऊँगा आपका। उन्होंने बोला सर मैं तो इतने लोगों को लेके आया हूँ और यही कह के लेके आया हूँ कि मुझे वहाँ पे ट्रॉफ़ी मिलनी है। तो मैंने कहा सर लेकिन गलत प्रमोशन और रिकग्निशन तो स्टेज से नहीं होना चाहिए, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ भी कारण रहा हो। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, उसको भी बुरा लगा, और फंक्शन हुआ। बाद में उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत अच्छा काम इसलिए किया कि जो सिस्टम, जो व्यक्ति इतना स्ट्रॉन्ग है डिसिप्लिन को लेके, अपने एथिक्स को लेके, उसके साथ काम करना चाहिए। ग्रेट सर। तो लॉन्ग टाइम में उसके आपको जिस दिन रिवार्ड्स मिलेंगे ना, तो बहुत बड़े होंगे। तो उस चीज़ को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। एज ए पर्सन आपने ग्रो करना है या एज ए कंपनी आपको ग्रो करना है। कुछ कंपनियां हैं हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में जिनके बारे में ये चलता है कि यार वहाँ तो कुछ भी करवा लो आप, कुछ भी चलता है। और कुछ कंपनियां ऐसी, उनकी इमेज ऐसी बन गई हैं कि यार वहाँ पे कुछ भी आप इलीगल, इलीगल अनएथिकल और अनएथिकल आप करवा ही नहीं सकते। तो जहाँ ये ऐसी इमेज बन गई है, तो वो कंपनियां उस इमेज की वजह से उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। चलिए, आपके कई सारे रोल हैं और हर रोल के बारे में हम प्रश्न पूछेंगे आपसे। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारा पैसा है, ड्रीम लाइफ लोग जीते हैं, और उस अट्रैक्शन की वजह से बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आते हैं। और जब वो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, उतनी जल्दी उनको परिणाम नहीं मिलते हैं। उन्होंने सोचा था कि मैं 1 साल में ये कर लूँगा, और उनको लगा कि वो नहीं कर पाए, तो फिर वो कहीं ना कहीं लालच की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कोई आता है कि यार ये नया कॉइन आया है, कोई आता है कि ये ट्रेडिंग, ये कौन सी वो आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग आ गई जी है। जी जी सर, जी सर। तो ऐसे लालच में कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। आप देखते होंगे ऐसे लोगों को। ढेरों लोग हैं सर, ढेरों लोग। और क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, अभी लास्ट 2-3 साल से सर ये केसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं कि थोक में जो हमारे प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लोग हैं वो या तो ट्रेडिंग, ज़्यादातर 2 प्लेटफॉर्म मैं देखा सर। एक तो गेमिंग चल रहा है आजकल, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसमें ऐसा है कि आप गेम खेलिए और पैसा कमाइए, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद टीम बनाएंगे तो वो गेम प्लेटफॉर्म आपको रॉयल्टी देगी, आप अमीर बनेंगे।
सर टेक्निकली कोई भी बंदा अगर कोई प्लेटफॉर्म बना रहा है उस टाइप का, तो सबसे पहली चीज़ सर कि ऐसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन तक नहीं होता है, उनका खुद का बैंक अकाउंट तक नहीं होता है। अगर वहाँ से कोई पैसे आप जीतेंगे तो कंपनी के नाम से नहीं आता सर। हमारे प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर अगर 2 रुपया भी आए तो प्रॉपर नाम के साथ आता है कि इस कंपनी से इतना रुपया NEFT आपको हुआ है। उनका ना ऑफिस होता है, कुछ भी नहीं सर, अलग अलग गलत लिंक बना के वो पैसा भेजते हैं। मतलब, और इसका सबसे बड़ा कारण है वो पैसा बनाना चाहते हैं, हमें पैसा वो नहीं बनवाना चाहते। दूसरा जो चल रहा है सर आज के समय में ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग में भी चल रहा है सर फॉरेक्स ट्रेडिंग। लोगों को यही लगता है, आम जनता को यही बताते हैं कि भाई पूरी दुनिया में ढेरों करेंसीज हैं और सबका रेट फ्लक्चुएट होता है डेली। हमारी कंपनी क्या करती है, उसी फ्लक्चुएशन का फ़ायदा उठाती है और आपको प्रॉफिट निकाल के देती है। मुझे लगा सर सही है, ये तो टेक्निकली पॉसिबल है, सही है, ये तो चलता ही है सर। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो किसी भी करेंसीज के फ्लक्चुएशन पे काम नहीं कर रही है, ना डॉलर पे, ना यूरो पे, ना रुपीस पे, उन्होंने खुद की कोई करेंसी बना ली है और उसके फ्लक्चुएशन पे काम कर रही है, जो पूरी तरीके से लीगल नहीं है, इलीगल मैं कहूँगा, और लोग उसमें फंसते जा रहे हैं। और इसका अंतिम परिणाम कुछ यूँ होता है सर, जैसे दिवाली के समय में लोग जुआ खेलते हैं, भले ही 100 रुपये का खेले, कैसा हमारे देश में एक धारणा है कि खेलना चाहिए आपको, और ज़्यादातर लोग सर 100 रुपये लेके जाते हैं, 1000 रुपये जीत भी जाते हैं। हो सकता है उस साल वो 1000 रुपये जीते थे, लेकिन वो 1000 रुपया उनको अगले साल फिर जुआ में लेके जाता है और अगले साल वो ज़्यादा हार जाते हैं। अंतिम परिणाम सर 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद हम देखें तो यही होता है कि नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ लूट जाता है लोगों का। तो इन दोनों चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है सर। लोगों को सबसे पहले ये सीखने और समझने की ज़रूरत है कि सच में जो कंपनीज़ आपको बोल रही है कि आप पैसा लगाओ और हमारी कंपनी आपके लिए ट्रेडिंग करेगी, आपको पैसा लगा के रख देना है। और हंसी वाली बात यह है सर कि वो कंपनियां ऐसी होती है जो कभी आपका लॉस नहीं होने देगी, जबकि ट्रेडिंग में लॉस और प्रॉफिट का खेल है सर, ये तो चलते रहता है। कंपनीज वादा करेगी लॉस होगा तो हमारा, प्रॉफिट होगा तो आपका, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और ना उनकी कोई हजारों की टीम है जो आपके पैसे का पोर्टफोलियो बना के ट्रेडिंग कर रही है, कुछ भी नहीं है। ये प्योर मनी रोटेशन है, इन एंड आउट का काम चल रहा है। हमारा पैसा जब तक कंपनी में जा रहा है तब तक वो दूसरों को बांट रहे हैं। सर मैंने कई जगह ये भी देखा है कि लोगों ने बोला सर मैं 2 करोड़ का आपके यहाँ से कॉइन लेना चाहता हूँ, उसकी कीमत कम या ज़्यादा कम कर सकते हैं क्या, 10%, 15%, और सर वो लोग 10-15% छूट भी कर देते हैं। और प्रमोशन क्या कर रहे हैं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज है, उन पे किसी का हाथ नहीं है, मानो ब्रह्मा जी ने बनाया हो, और खुद 10%, 15% छूट दे रहे हैं अगर आप करोड़ों का लेंगे तो उनकी बातें और उनकी हरकत सर बिल्कुल समान नहीं है। हमारे देश के भोले भाले लोगों को ये समझना पड़ेगा। कोई भी लोग ऐसा प्लेटफॉर्म सिर्फ अपनी प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं, आपको प्रॉफिट देने के लिए वो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे हैं। जब लालच का चश्मा आंखों पे चढ़ता है देवानंद जी, तो फिर कुछ नहीं दिखता। जी 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 सर, जी सर। वैसी स्थितियां हैं मेरे ख्याल से कुछ लोगों के साथ में। और जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं, रूल्स में एक चीज़ बहुत क्लियर से मेंशन की गई है कि अगर आपकी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में डील कर रही है तो उसका इंडिया में फिज़िकल ऑफिस होना चाहिए। और ये जिस प्रकार की कंपनियों की आप बातचीत कर रहे हैं, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की करें, गेमिंग की करें या क्रिप्टो करेंसीज की करें, तो उनके कहीं ऑफिस है नहीं आसपास में, कहीं दूर दूर तक नहीं रहते कुछ भी नहीं है सर। दुबई बैठे हैं सर सब लोग जाके, कोई साल भर पहले गए हैं, कोई 1.5 साल पहले गए हैं। दुख की बात यह है सर कि हमारे लोगों को सब पता है कि डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स क्या हैं, ये पूरा पता है, सब कुछ पता है। इसमें मैं एक वो छोटी सी बात सर मेंशन करूँगा। हम बचपन में हमारे गुरुजी लोग सिखाया करते थे कि एक जो साधु जी थे वो तोता पाल के रखे थे जी। और तोता लोग अपने बचाव के लिए वो बात रटा करते थे कि शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। एक दिन वहाँ से शिकारी गुजर रहे थे और उन्होंने तोते लोगों को ऐसा गाते हुए देखा तो उनको लगा मैं तो गलत जगह आ गया, ये लोग तो एजुकेटेड तोते हैं, इनको सब पता है, ये कभी नहीं फंसेंगे। और वो थक गए थे, आराम करने के लिए पेड़ के नीचे वो लेट गए और गलती से जाल उनका फैला हुआ था। जब उनकी नींद खुली
तो उन्होंने देखा कि सारे तोते फंसे हैं और वही रट रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। सर, लोगों को पता है कि कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, कोई रोबोट सिस्टम नहीं है, कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, उनके पैसे का सच में रोटेशन हो रहा है। आज इस पॉडकास्ट के बाद कई लोग मुझे गाली देंगे, हो सकता है, उस सेक्टर वाले लोगों को सब पता है सर। उनको ये भी पता है, उनके दुनिया में ना सर एक डायलॉग चलता है, चल गई तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। उनको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी लालच में आके कि पिछले में जो डूबा था वो इस बार निकालेंगे, और ऐसी दलदल में वो फंस जाते हैं, फंसते जा रहे हैं सर। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं देवानंद जी, स्पेशली हमारे यहाँ तो प्लेटफॉर्म जो किस प्रकार का है, पब्लिक से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग कर्जा लेके, किसी ने अपना घर बेच के, उस माहौल में बैठ के देख के कि चलो यार इसका आ गया तो मेरा भी आ जाएगा, और वो फिर कहीं के नहीं रहते हैं। तो ये बहुत दुखद भी है, लेकिन थोड़ा सा लालच को तो थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनती बनना पड़ेगा, तभी चीज़ों पे असर आएगा। सही है सर। आगे बढ़ते हैं सर। अगर एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा है जी सर, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कंपनी बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, ग्रोथ भी आ रही है, क्रॉस लाइन खूब बढ़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं बढ़ रहा है। वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जब एक व्यक्ति नहीं बढ़ पा रहा है, रुक गया है उसका बिजनेस, क्या वजह होती है और कैसे बाहर निकले? जब एक तो सर सब कुछ अगर सही चल रहा है, कंपनी आगे बढ़ रही है, क्रॉस लाइन लोग आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कहीं कोई गड़बड़ नहीं है सर, अपने अंदर हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सर, मैं ऐसे हमारे लीडर्स को यही बोलना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से 3 बातें हमारे अंदर होना जरूरी सर, जिसमें सबसे पहली बात है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हिम्मत वालों का बिजनेस है सर, क्योंकि बिजनेस डाउन होता है तो बिल्कुल दिल टूटने सा लग जाता है। और दूसरा, जो स्किल पे काम करेंगे, और तीसरा, जो धैर्यवान होंगे। मेरा मानना है सर, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। जैसे दुनिया भर के बिजनेस होते हैं, ये भी उसी बिजनेस का एक हिस्सा है। बाकी दुनिया भर के बिजनेस को सर हम हिम्मत के साथ शुरू करते हैं, उसको कैसे करना है सीखते हैं, और 4 साल 5 साल, जैसे हमारे सिंधी या बिजनेसमैन लोगों की भाषा में एक कहावत होती है, गद्दी पकना बोलते हैं, जिसको 3 से 5 साल लगता है जी। तो बाकी बिजनेस में हिम्मत दिखाएंगे, सीखेंगे, धैर्य रखेंगे, लेकिन लोग नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को बिजनेस नहीं समझ के स्कीम समझ रहे हैं सर, कि मैं ज्वाइन करूंगा, ना हिम्मत चाहिए, ना हौसला चाहिए, ना स्किल चाहिए, और मैं बहुत जल्दी, उनका BMW भले ही 5 साल में आया होगा, लेकिन मेरा 5 महीने में आ जाएगा। अगर ऐसा वो सोच रहे हैं सर, और वो स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि हमें खुशी इस बात की है सर कि हम हिंदुस्तानी लोगों में हिम्मत कूट कूट के भरा हुआ है जी। तो इस पे तो कोई टेंशन नहीं है, हम बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। 2 चीज़ों पर हमें काम करना पड़ेगा सर, स्किल और वो भी धैर्य के साथ। जब सर हमारे आसपास के लोग अनएथिकल भले ही काम कर रहे हों, लेकिन जब उनकी ग्रोथ होती है, वो गाड़ी ले आते हैं, या वो घर बना लेते हैं, या अपना ऑफिस वगैरह का सेटअप जमा लेते हैं, उस समय थोड़ा सा मन के अंदर ऐसा आता है, देखो यार वो आगे निकल गया, वो अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं। हमारा धैर्य ना सर जवाब देने लग जाता है। उस समय हमारी समझदारी, हमें पता है कि वो अनएथिकल काम कर रहे हैं, फिर भी हमारी समझदारी साइड हो जाती है और हमारा धैर्य का बांध टूटने लग जाता है। और ज़्यादातर सर 100 असफल लोगों में 99 असफल लोग वो हैं जो धैर्य नहीं बना के रख पाए और सफलता से जस्ट पहले वो क्विट कर गए, छोड़ गए। और दूसरा कारण है सर स्किल। सर कई लोगों को हम साल भर पहले, 2 साल पहले मिले थे, आज भी मिल रहे हैं तो वो हमें वैसे ही नज़र आ रहे हैं। कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला सर। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। वो चाहते हैं जग बदल जाए बस उनके लिए, जो पॉसिबल नहीं है सर। ना सर कई लोग फ्लुएंट हिंदी तक नहीं बोल पा रहे हैं सर, जबकि हम हिंदुस्तान में हैं जी। इंग्लिश आज मस्ट हो गया है सर। ठीक है फ्लुएंट ना हो लेकिन कुछ तो हो, नहीं सीख रहे हैं सर लोग। हमारा पूरा बिजनेस है सर लोगों के साथ, लोगों से बात करने का। आज भी लोगों के नंबर लेने में वो झिझक रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि सुबह घर की घंटी बजेगी और 2 बंदे
दिखेंगे और एक बोलेंगे मुझे लेफ्ट में लगा लो, एक बोलेंगे राइट में लगा लो और बिजनेस बड़ा हो जाएगा। लोगों से बात करने की स्किल वो नहीं सीख रहे हैं सर। जबकि सर आज इतनी किताबें हैं, मैंने आपकी भी किताब पढ़ी सर, बहुत कमाल की किताब है। इतनी किताबें हैं, इतने वीडियोस हैं जिससे हम अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। सर बिना स्किल के आप दुनिया के किसी भी कंपनी में रहिए, आपका भला नहीं हो पाएगा, आप वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। एक जगह बिजनेस रुकने का मतलब है एक कुएं के अंदर गिर जाना, और अगर आपको वहाँ से निकलना है तो आपको स्किल डेवलप करने पड़ेंगे, रास्ते बनाने पड़ेंगे सर। लेकिन जिन लोगों ने स्किल पे काम किया सर, आप इतने बड़े जीवन में सर कई लोगों को देखे होंगे जिनसे आप मिलते होंगे तो वो आपको पहले वाला नज़र नहीं आते होंगे जी। एक लास्ट बात मैं इसमें ज़रूर करूँगा सर। मैं बचपन से क्रिकेट प्रेमी रहा हूँ सर। तो जब मैं बचपन में रोहित शर्मा जी को मैच खेलते देखता था ना सर, तो मुझे अजीब लगता था ये आलसी प्लेयर क्यों पहुंच गया इतना दूर। बिल्कुल आलस सर, 20 बॉल में 5 रन 2 रन। बाद में वो तो विस्फोटक बल्लेबाज बन गए, उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से बदला। तो हिम्मत, धैर्य और स्किल को हर दिन डेवलप करना पड़ेगा सर। दुनिया जो चाहती है, दुनिया जैसे लोगों को पसंद करती है, अगर हम वैसे नहीं बनेंगे तो हम जैसा बिजनेस चाहते हैं वैसा बिजनेस कभी नहीं बनेगा सर हमारा। दैट्स ग्रेट, सुपर। देवानंद जी, इस चीज़ का हमारे यहाँ पे नितांत अभाव है और बहुत ज़्यादा काम अगर किसी एक एरिया में करने की ज़रूरत है तो इसी चीज़ में करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन रहती नहीं है। जी 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 सर। और उसके बाद में भी कोई ऐसा चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है कि भैया तुमने होमवर्क किया नहीं किया तो तुम्हें बाहर निकाल देंगे। तो एक सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड और अपनी स्किल्स के ऊपर में काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और स्किल्स से देखो कितनी बड़ी मास्टरी आप हासिल कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने संतोष नायर जी को सुना होगा, जो क्या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, क्या हिंदी में बातचीत करते हैं। तो हमने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया। जी सर। बुलाया नहीं, हम गए उनके पास में, Okay. बॉम्बे जाके हमने उनके जी, ऑफिस में शूट किया। वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं। जी जी सर। और मैंने उनसे पूछा, मेरी क्यूरियोसिटी थी, मैंने कहा सर आप केरला से हैं, मलयालम आपकी मदर टंग रही है, आप हिंदी इतनी अच्छी कैसे बोलते हैं? हिंदी के ऐसे ऐसे शब्द जो उत्तर प्रदेश और बिहार वाले नहीं जानते हैं, तो वो जानते हैं और उनको बहुत अच्छे से उच्चारण करते हैं। तो नायर जी ने बोला कि मैं आज भी 5 नए वर्ड सीखता हूँ, उनका अभ्यास करता हूँ। और हमारे यहाँ एक डायरेक्ट सेलर को जब थोड़ा सा लेवल रुतबा मिल जाता है तो उसको लगता है कि मैं तो साला साहब बन गया। सही है सर, सही। मुझे किसी चीज़ की जरूरत सीखने की ज़रूरत नहीं सही है। है सर। तो आपने बोला हिम्मत ऑलरेडी है, जी सर। धैर्य भी कुछ लोगों में रहता है कि चलो ठीक है यार देख लेंगे, लेकिन जो स्किल है, तो अगर स्किल नहीं है तो फिर हिम्मत भी काम नहीं करेगी और आपका जो धैर्य है, आपका पेशेंस है, वो भी काम नहीं करेगा। सही है। बहुत शानदार, आपके पास में बहुत अच्छी विजडम है देवानंद जी। थैंक यू सर। आगे बढ़ता हूँ, मैं कुछ व्यूवर्स के प्रश्न लेता हूँ। ये प्रश्न मैं ले रहा हूँ राम रात्रे का। राम रात्रे, यस। टीम में सही तरीके से डुप्लीकेशन लीडर कैसे तैयार किया जाए? एक न्यू फ्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर को सेल्फ प्लानर कैसे बनाएं? ये एक बड़ा चैलेंज आता है देवानंद जी। बहुत लंबे समय से लोग काम कर रहे होते हैं, टीम भी बन गई है कहने को, लेकिन आज वो बंदा अगर काम करना छोड़ दे, हॉस्पिटलाइज हो जाए या इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, तो टीम रहती ही नहीं, पीछे कोई है ही नहीं। ये एक वाकई में सर बहुत गंभीर मुद्दा है जिससे मुझे लगता है सर हमारे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर जूझ रहे होंगे ऑलरेडी। इसको मैं सर 2 पार्ट में बहुत शॉर्ट टाइम में इनका जवाब देना चाहूँगा। राम रात्रे जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहली चीज़ ये है सर कि लोग सीखने को कब तैयार होंगे? जब उनको इस बात का भरोसा हो जाएगा कि वो सही इंडस्ट्री में है, सही कंपनी में है, सही साथी के साथ हैं। जी। मुझे अगर कहीं पर उम्मीद नज़र नहीं आएगी ना सर, मैं कहीं फंसा हूँ और अब मैं उम्मीद खो चुका कि यहाँ मेरी ज़िंदगी फिर से रिवाइव हो पाएगी, तो फिर मैं कुछ नहीं सीखूंगा सर। तो सबसे पहले किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को हम ज्वाइन करवाते हैं, बिजनेस में लाते हैं, कुछ मत सिखाइए। 1 घंटा उनको डीपली इस बिज़नेस के बारे में बताइए। क्योंकि मेरा मानना है सर, एक ऐसा बंदा जो इस बिज़नेस को देखा नहीं है और एक ऐसा बंदा जो इस बिज़नेस में आज अभी जुड़ा है, दोनों के नॉलेज लेवल में कोई फ़र्क नहीं होता है।
जैसे कोई बच्चा पेट के अंदर है और जो आज ही बाहर आया है, दोनों सेम ही है सर, उतना ही केयर उनका करना पड़ेगा। गलती यहाँ पर क्या हो रही सर, आज लोग ज्वाइन हुए, उनको बिजनेस नहीं बताए हैं, उनको प्रॉपर इंडस्ट्री नहीं बताए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो दोस्ती यारी में ज्वाइन हो गए, या कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा टूथपेस्ट तो वो ले लिए। उनको 1 घंटा सर इस इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में, पहले ये इंडस्ट्री क्या थी, आज क्या है, पूरा 1 घंटा सर कंप्लीट इस इंडस्ट्री की वृहद्दता को बताने की ज़रूरत है। तब उसको समझ में आए, अरे यार मैं जाने अनजाने कितनी बड़ी इंडस्ट्री में आ गया। फिर सर ये मेरा वादा है, वो खुद से पूछेंगे कि सर बताइए मैं कैसे करूं। सर आज तक, मतलब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा लगता है सर, लेकिन मैं सच बता रहा हूं सर, आज तक मैं 14 साल हो गया काम करते हुए, मैंने जिनको इस बिज़नेस में लाया है सर, आज तक वो इस बिज़नेस से बाहर नहीं गए। एक एक आदमी का मैं नाम गिना सकता हूं, और वो सब लीडर बने। क्योंकि मेरा पहला फोकस होता है सर कि मैं उनको इस इंडस्ट्री की वृद्धता समझाऊं, क्योंकि मैं तुरंत उनको नहीं सिखा सकता सर, सीखने में वक्त लगेगा। लेकिन आदमी धैर्य के साथ कब टिका रहेगा, वक्त कब देगा, जब इंडस्ट्री के बारे में चीज़ें क्लियर हो। तो पहले सर हम उनको 1-1.5 घंटा बैठ के सारी बातें समझाएं, उसके बाद सर अगर हम उनको सिखाएं, और लोग सीखते वही चीज़ हैं सर जो हम करते हैं। यस। मेरे अपलाइन क्या करते थे सर, मैं अपने गुरुजी को धन्यवाद करूंगा जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। एक बार प्लान देने गए, मेरे प्रॉस्पेक्ट थे, और पूरे जोश के साथ आज तो मज़ा आ जाएगा। जैसे ही प्रॉस्पेक्ट के पास बैठे, मेरे अपलाइन आए, उन्होंने मेरे कान में कहा कि देवानंद ये प्लान तुमको करना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। उससे पहले उन्होंने 4-5 प्लान मेरे साथ किया था सर, मैं देख चुका था कैसे करना है जी। और मेरे पास मजबूरी है, मरता क्या नहीं करता। उस समय तो बड़ा गुस्सा आया कि कैसा धोखेबाज अपलाइन है, लेकिन सर मैं जैसे तैसे करके प्लान किया और फिर मैं सीख गया सर। हमें ना सर, जैसे हमारे माँ बाप बचपन में हमें साइकिल सिखाते थे कि वो बोलते थे बेटा मैं पीछे पकड़ा हूँ, आप चिंता मत करो, और जैसी हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ती थी, हमें पता नहीं चलता था वो कब छोड़ देते थे, और ऐसा करके हम 1-2 बार गिरे, लेकिन हम फाइनली सीख गए। लोग क्या कर रहे हैं सर, ऐसे थ्योरिकल बता देंगे, ऐसे प्लान होता है, ऐसे फॉलोअप होता है, और जाओ टाइगर अब तुम कर लोगे, जो पॉसिबल नहीं है सर। वो कर सकता है, लेकिन शुरू करने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर सर। हमें स्टेप बाय स्टेप अपने साथ लेके, 3 प्लान मैं करूँगा, चौथा आप करना, 3 फॉलोअप मैं करूँगा, चौथा आप करना, 3 मीटिंग मैं लूँगा, चौथा आप करना, या 30 मिनट मीटिंग मैं लूँगा, 10 मिनट लास्ट में आप करना। ऐसे सर एक एक लोगों को हमें धीरे धीरे तैयार करना पड़ेगा। लोग सर थोक में 100-200 लोगों को तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि उनमें ये भ्रांति है कि अमीर बनने के लिए, लीजेंड बनने के लिए लाखों लोग चाहिए, जबकि 5-7 लोगों को अगर हम तैयार कर दिए तो 5 पांडव से महाभारत हो गया था सर। 5 लोगों से डायरेक्ट सेलिंग भी हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। दैट्स ग्रेट, सुपर देवानंद जी। और मैं 100% आपकी इस बात से सहमत हूँ। जी सर। हम बहुत सारे लोगों पे काम नहीं करें, क्योंकि हम उनको देख ही नहीं पाएंगे, मॉनिटर ही नहीं कर पाएंगे। जी एक सर। कोच की तरह टीम में लोगों को सिलेक्ट करिए। जैसे भारतीय क्रिकेट में जी सर। पहले 20 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उस पर काम किया जाता है, फिर उसमें से 14 को सिलेक्ट किया जाता जी है, जी जी सर। फिर उनको मॉनिटर किया जाता है, और 14 में से फिर फाइनली 11 लोग देश को रिप्रेजेंट करते हैं। जी तो सर। उसी प्रकार से कुछ पैरामीटर्स आपकी टीम के हों, और फिर उनमें से ही आपको अच्छे से उनको निखारना पड़ेगा, और तभी डुप्लीकेशन शुरू हो सकता है। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ देवानंद जी। जी सर। देखिए, आपके एपिसोड में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए। क्या क्या कहा लोगों ने आपके बारे में, मैं बताता हूँ। मिलाप सिंह ने बोला, अटूट विश्वास भरोसे का नाम है देवानंद यादव, सच्चाई ईमानदारी का नाम है देवानंद यादव, मुझे गर्व है सर मैं आपके साथ में हूँ। थैंक यू मिलाप जी। रामचंद्र मीना ने लिखा, लाखों लोगों की धड़कन। किसी ने लिखा बब्बर शेर, किसी ने लिखा डायरेक्ट सेलिंग के किंग, किसी ने लिखा यूथ आइकॉन, किसी ने कहा रोल मॉडल, किसी ने लिखा मेरे गुरुजी दुनिया में एक भगवान है, किसी ने लिखा आपका हर एक ज्ञान अमृत के समान है, आपको देखकर ही सारे सवालों का जवाब मिल जाता है, किसी ने लिखा डायरेक्ट सेलिंग की आन बान शान, किसी ने लिखा कमिटमेंट के पक्के, ड्रीमर्स के मसीहा। माय गॉड। ये तो सब लिखी अच्छी बातें, और एक
कोई ये है स्नीमा स्क्रीन वाला, इन्होंने लिखा है आपके कंपनी के बारे में। ओके सर। ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जहां सबसे ज़्यादा आईडी सेटिंग होती है। रोज़ एक आईडी, मतलब रोज़ नेक नियत और ईमानदारी की ऊपर से बात करने वाले ये लोग सेटिंग का कल्चर बना रहे हैं। और इसी के रिप्लाई में पूजा साहू ने लिखा है, सही बोले। तो ये कैसा कल्चर बना रहे हैं देवानंद जी? सबसे पहले तो सर जितने लोग ने अच्छे कमेंट्स किए हैं उनका मैं थैंक यू कहूँगा, और जो हमारे जो सिनेमा शौकीन शायद ऐसा कुछ हैं, हाँ, मैं उनको भी थैंक यू बोलूँगा। मैं आपको तो नहीं जानता, लेकिन ठीक है, आपके सवाल का जवाब देना तो बनता है। इसके देखिए सर, आईडी सेटिंग का मतलब अब ऐसा तो नहीं सर किसी का स्ट्रक्चर लगा हो तो कंपनी अचानक से वहाँ एक नई आईडी डेवलप कर दे और लोगों को दे दे। आज सर आपकी कोई भी एक्टिविटी छुप नहीं सकती। मेरे साथ कोई काम कर रहे हैं और मैं उनके ऊपर किसी को डाल दूं तो ऐसा नहीं है कि उनको पता ना चले और हमारी कंपनी का इमेज डाउन ना हो। जी। ये सारी चीज़ें आज के समय में ओपन है सर। मैं बीइंग अ मैनेजमेंट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा सर, सच में हमारी कंपनी कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेती जिससे हमारे साथ काम कर रहे हुए लोगों का लॉस हो, उनका नुकसान हो, क्योंकि सर वो है तो हमारी कंपनी है। पहले कुछ ऐसे भावना में डिसीजन हुए हों, शायद इस वजह से लिखा गया हो? एक्चुअली में ना शुरुआती सर, कुछ गलतियां? इस मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है सर। इसका एक दूसरा पहलू ये हो सकता है, कभी ऐसा होता है सर कि शुरुआत जब हम करते हैं तो एक दो बार हमें कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन वैसा नहीं हुआ है सर हमारे यहाँ। इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई भी जब नई कंपनी तेज़ी से ग्रो करती है ना सर, तो मार्केट में एक परसेप्शन बन जाता है, कुछ तो चल रहा होगा कंपनी के अंदर। कंपनी या तो लोगों को पैसा दे रही होगी, लोगों को खरीद रही होगी, या सबके ऊपर में आईडी दे रही होगी, इसीलिए लोग तेज़ी से इस कंपनी के साथ आ रहे हैं और इसीलिए कंपनी बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। एक परसेप्शन लोगों में बन जाता है सर। क्योंकि मैं कई लोगों से मिला सर, वो बोल रहे थे कि देवानंद सर, प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर आप सच में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर आज अगर कोई कंपनी आए और तेज़ी से ग्रो कर पाए, ये संभव नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। बाकी मैं तो ये बोल सकता हूँ सर कि जिन्होंने ऐसा कमेंट किया है उनके ऊपर किसी को भी ऐसी आईडी नहीं दी गई होगी, ये मैं दावा कर सकता हूँ सर, ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ। या तो वो मुझे कांटेक्ट जरूर करें और मुझे ऐसी बातें जरूर दिखाएं कि उनके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है। देवानंद जी, मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्री को अगर हमें बेहतर करना है, साफ़ सुथरा करना है, तो इंडस्ट्री की जो गंदगी है उसको निकालना भी पड़ेगा और उस पर बात करनी भी जरूरी जी है। जी 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 और जब गंदगी को हम निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें से दुर्गंध भी आती है, तो उसको भी थोड़ा हमें सहन करना जी पड़ेगा। जी जी सर। तो ये सही बात है कि कुछ कंपनीज में इस प्रकार का कल्चर पैदा हो जाता है, आईडी सेटिंग या किसी भी तरह का प्रिविलेज कुछ पर्टिकुलर लोगों को दिया जाता है, और वो चीज़ नेटवर्क में तो छुपती है नहीं। जी 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 सर। अब बाद में समझ में आती है, तब तक उसका नुकसान हो जाता है। तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि आपकी कंपनी में ऐसा नहीं होता होगा, और मैं बाकी लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी धीरे से बढ़े कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे काम करके बढ़ जाएंगे तो वो जो इमेज आपकी बन जाएगी, तो वो उस इमेज का खामियाजा आपको बहुत लंबे समय तक आपको तो उठाना ही पड़ेगा, और साथ में इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं बदनाम होती है इस प्रकार की चीज़ों से। तो मैं आप एश्योर करना चाहेंगे कि आपके साथ में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं सर, मैं श्योर कर रहा हूँ। इसमें एक लाइन मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा सर, कई लोग साथ में सच में ऐसा हो रहा है। कैसा हो रहा है सर? मान लीजिए मैं आपका प्रॉस्पेक्ट हूँ, आपने मुझे मिलवा दिया, फिर मुझे आपके ऊपर आईडी दे दी गई। कई कंपनीज ऐसी कर रही हैं, कई केसेस हमारे पास आते हैं, कई जगह हम मिलने जाते हैं तो लोग ऐसा आके बताते हैं, देखिए सर मैं उनके साथ काम किया और ये सारी चीज़ें हो गई। हम ये एश्योर कर रहे हैं आपको कि आप हमारी कंपनी में या हमारे साथ ऐसा हम नहीं करते। कोई भी ऐसा डिसीजन हम नहीं लेंगे, ना लिए हैं, जिससे हमारे लोगों का, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का विश्वास टूटे या इंडस्ट्री के ऊपर कोई गलत लांछन लगे। सर ये मेरा कमिटमेंट है, और अगर कभी भी ऐसा कुछ
मतलब थोड़ा बहुत अगर हुआ होगा तो हम देखते हैं, उस पे हम आगे इस पर हम पूरी तरीके से ध्यान देंगे सर, क्योंकि इंडस्ट्री साफ रहेगी सर तो हम साफ रहेंगे सर। दैट्स ग्रेट देवानंद जी। और देखिए, जीवन में कई बार गलतियां हो जाती हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से भी हो जाती हैं, व्यक्तिगत रूप से भी हो जाती हैं, तो उनको स्वीकार करना, जी उनको सुधार करना, यही जीवन है एक्चुअली, और तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जी जी आप सर। बहुत उत्साह के साथ में काम कर रहे हैं और आप एक नई भूमिका में हैं, हम लोग एसोसिएशन के साथ में भी हैं, जी जी तो जी उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और मिलके हम लोग इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाएंगे। जी सर। और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमारे पास में साल में एक मौका रहता है देवानंद जी, जो हम अपने व्यूवर से रूबरू मिलते हैं। अदरवाइज तो सब लोग हर मंगलवार को ही देखते हैं हमें, या जी बीच जी में जी सर। देखते हैं। तो फ्रेंड्स मीट एक ऐसा मौका रहता है जब हम सबसे मिलते हैं। और इस बार का फ्रेंड्स मीट 2025 का हम लोग पटना में कर रहे हैं। 16 फरवरी संडे का दिन है, तो आप आइए वहाँ पे। जरूर सर जरूर। और आपके जो व्यूवर्स हैं, जो आपसे मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो आपसे भी मिलें। तो मैं आप सबको भी आमंत्रित कर रहा हूँ, 16 फरवरी को आप फ्रेंड्स मीट में का हिस्सा बने। हमारे ऑफिस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जानने के लिए। तो 16 फरवरी को मुलाकात करेंगे 16 देवानंद जी। फरवरी को मुलाकात करेंगे सर, और जो भी लोग मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, आप सब आइए। बहुत सारे लोग उस दिन आते हैं, एक त्योहार टाइप का माहौल रहता है सर वहाँ पर। और इस बार हम 5,000 लोगों के साथ में ग्रेट, मिल क्या रहे हैं, बात इंडस्ट्री सर। की थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाना जी चाहते जी हैं। जी 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 चलिए, सर। बहुत बहुत धन्यवाद देवानंद सर। आपने बहुत ईमानदारी के साथ में, बहुत उत्साह के साथ में बातचीत रखी। थैंक यू सर। मिलते रहेंगे। बहुत थैंक बहुत यू सो धन्यवाद। मच। थैंक यू थैंक सो यू, मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सो ये थे देवानंद यादव जी, बहुत एनर्जी, उत्साह और ऊर्जा के साथ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कई सारी भूमिकाओं में हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।